नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणा में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने स्पीति में बारिश जो आपका लेसन है उसको पढ़ा। ऊंचे नीचे पहाड़ों पे हम घूमे, ऊंचाइयों को का हमने अनुमान लगाया और वहाँ पे बारिश किस तरह की होती है, खेती के कौन सी होती है, ये सारी चीज़ें हमने बखूबी पढ़ी हैं। यदि आपने वीडियो को देखा है तो आप अच्छी तरह से जान पाए होंगे। तो प्रश्नों को करने से पहले वीडियो को आवश्यक रूप से देख लिया करो भाई, अच्छी तरह से पढ़ लिया करो वीडियो को। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आपका जो सिलेबस है वो अनवर्त विद्यालय की बातें ही होता रहे। तो आइए देखते हैं इसके अभ्यास के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिलता क्यों? कारण। जैसे पाठ में पढ़ा था, स्पीति की भौगोलिक स्थिति विचित्र है, यहाँ आवागमन के साधन नहीं है, ये पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है, साल में 8-9 महीने बर्फ रहती है तथा यह क्षेत्र शेष संसार से कटा रहता है। इन दुर्गम रास्तों को लांघने का साहस किसी में शासक या राजा ने नहीं किया है। यहाँ की आबादी बेहद कम है, जनसंचार के साधन का अभाव है, मानवीय गतिविधियों के कारण यहाँ इतिहास नहीं बना, जिसका जिक्र सिर्फ राज्यों के साथ जुड़े रहने पर ही आता है। ये क्षेत्र प्राय स्वतंत्र ही रहा है। अगला प्रश्न है, स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए किन किन कठिनाइयों का सामना करते हैं? तो भाई स्पीति के लोग है ना, जीवन यापन के लिए निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करते हैं। पहला प्रश्न है, पहला इसका जो पॉइंट है वो है कि भाई लंबी शीत ऋतु होने के कारण ये लोग दुनिया से कटे रहते हैं। यहाँ जलपान के लिए लकड़ी नहीं होती, यहाँ जलाने के लिए लकड़ी नहीं होती, इसलिए वे ठंड से ठिठुरते रहते हैं। साल में सिर्फ एक फसल होती है, गेहूँ, जौ, मटर या सरसों के अलावा अन्य फसल नहीं हो सकती। किसी प्रकार का फल या सब्जी उत्पन्न नहीं होती। रोजगार के साधन नहीं है, जमीन उपजाऊ नहीं है, परंतु सिंचाई के साधन अविकसित हैं। अत्यधिक सर्दी के कारण लोग घरों में ही रहते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक मान्य श्रेणी का नाम बौद्धों के मान्य मंत्र के जाप पर करने के पक्ष में क्यों है? भाई बौद्ध धर्म में मान्य मंत्र की बहुत ही महिमा है। ओम मणि पादे हूँ, इसका जो है ना बीज मंत्र है, इसी मंत्र को संक्षेप में मान्य कहते हैं। लेखक का मानना है कि इस मंत्र का यहाँ इतना अधिक जाप हुआ है कि पर्वत श्रेणी को यह नाम आसानी से दिया जा सकता है। हो सकता है कि स्पीति के दक्षिण की पर्वत श्रेणी को मान्य नाम इसी के कारण पड़ा हो। अगला प्रश्न है, ये मान्य की चोटियाँ बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने युवा वर्ग से क्या आग्रह किया है? जैसा कि हमने लेसन में बताया था कि युवाओं को वहाँ पर जाना चाहिए। लेखक की मान्यता है कि मान्य की चोटियों पर बूढ़े लामाओं ने इतने जाप किए हैं कि उनके जाप और जाप से ये पहाड़ियाँ उदास हो गई हैं। अतः कवि युवा वर्ग से आग्रह करता है कि वे यहाँ आकर के किलोल करें तो ये पहाड़ियाँ हर्षित हों। अभी तो इन पर स्पीति का आर्तनाद जमा हुआ है। जो युवा अट्टास की गरिमा से कुछ तो पिघलेगा। लेखक की ओर से यह एक युवा निमंत्रण है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वर्षा यहाँ एक घटना है, एक सुखद संयोग है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? भाई देखिए, लेखक बताता है कि स्पीति में वर्षा बहुत कम होती है, इस कारण वर्षा ऋतु मन की साध पूरी नहीं करता है। वर्षा के बिना यहाँ की धरती सूखी, ठंडी व बंजर होती है। जब कभी यहाँ वर्षा हो जाती है तो लोग इसे अपना सुख सौभाग्य ही मानते हैं। वर्षा के दिनों को वे सुख का संकेत मानते हैं। लेखक के आने के बाद यहाँ वर्षा हुई है। लोगों ने उसे बताया है कि वर्षा होने के कारण आपकी यात्रा सुखद रहेगी। अगला प्रश्न है, स्पीति अन्य पर्वतीय स्थलों से किस प्रकार भिन्न है? तो स्पीति भाई अन्य पर्वतीय स्थलों से निम्नलिखित बहुत से कारणों से भिन्न है। जैसे यहाँ के दर्रे बहुत ऊंचे और दुर्गम है, यहाँ सब्जी फल अन्न नहीं होते, उत्पन्न नहीं होते। यहाँ वर्षा में एक ही फसल होती है। साल में 9 महीने बर्फ जमी रहने के कारण यह क्षेत्र संसार से कट जाता है।
यहाँ के पहाड़ों की जो ऊंचाई है भाई वो 13,000 से लेकर के 21,000 फुट तक है कि है जो अत्यंत दुर्गम है। ये थे अभ्यास के प्रश्न। आइए कुछ अन्य प्रश्नों की तरफ रुख करते हैं। पहला प्रश्न है, स्पीति का भूगोल इतना प्रभावशाली है कि इतिहास अनजान रह गया है, इस कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। स्पीति का भूगोल अलंघ्य है भाई। दुर्गम ऊंचे ऊंचे पहाड़ एवं कठिन रास्तों ने स्पीति को ऐसे दुर्ग में कैद कर लिया है कि कोई भी राजा, सम्राट या लुटेरा वहां तक नहीं पहुंच पाया है। परिणाम स्वरूप स्पीति का नाम इतिहास में कहीं दर्ज नहीं हो सका है। प्राचीन काल से ही स्पीति भारतीय साम्राज्यों का अनाम अंग रही है। साम्राज्य टूटे तो वह स्वतंत्र रही, फिर मध्य युग में प्राय लद्दाख मंडल, कश्मीर मंडल, कभी बुश शहर मंडल, कभी ब्रिटिश भारत के अधीन रही, तो पर तब भी स्पीति प्राय स्वायत्त ही रही, स्वतंत्र ही रही। इसका की स्वायत्तता भूगोल ने सिराजी है। भूगोल इसका रक्षक एवं संहारक दोनों हैं। अगला प्रश्न है, स्पीति में रहने वालों के प्रति लेखक हैरान क्यों है? भाई स्पीति एक दुर्गम पहाड़ी स्थान है। यहाँ जीवन यापन करना बड़ा ही कठिन काम है। प्रति वर्ग मील यहाँ 4 से भी कम लोग रहते हैं। वहाँ की यात्रा करने के बाद लेखक के लिए यह ज़्यादा अचरज की, अचंभे की बात हो गई है कि ये लोग यहाँ रहते कैसे हैं। यह प्रश्न और वहाँ के लोगों के प्रति यही सोच मन में उठती है कि आखिर ये लोग यहाँ कैसे रहते हैं। क्या मातृभूमि के प्रति धर्म निभा रहे हैं या कहीं नहीं जा सकते इसलिए रह रहे हैं। ये लोग 8-9 महीने भयंकर शीत के कारण समस्त संसार से कटे रहते हैं। वनस्पति के अभाव में लकड़ी भी नहीं है कि वे आग जलाकर घर को गर्म रख सकें। यही सब अचरज का कारण है। अगला प्रश्न है, स्पीति के निवासियों के कष्टकर जीवन के बारे में बताइए भाई। वैसे जो इसमें ऊपर वाले प्रश्न में दिया गया है लगभग वही है। तो स्पीति का अत्यंत बर्फीला एवं ठंड भरा स्थान है। यहाँ वर्षा नहीं होती है। वनस्पति, फल फूल, पेड़ पौधे आदि कुछ नहीं है होते हैं। सोचकर ऐसा लगता है कि ऐसी कौन सी नीरसता के कारण कितना जीवन कठिन, ऐसी नीरसता में जीवन कितना कठिन हो जाता होगा। संवेदनाओं और संयोग की प्रतीक्षा से संसार चलता है। स्पीति में तो ये है ही नहीं, फिर जीवन कैसा होगा, कल्पना से परे ही है। हंसी खुशी तो वहाँ होगी ही कैसे जब 8-9 मास तक शीत का प्रकोप चलता रहता है। तापमान का संतुलन बनाने के लिए उपकरण तो दूर आग जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं होती है। वर्षा के अभाव में फसल उगाने के लिए नदी नालों में पानी का प्रयोग किया जाता है। स्पीति नगर निवासियों का उदासी एवं निराशा से भरा जीवन बड़ा ही कष्टदायक है। अगला प्रश्न है, स्पीति रेजुलेशन क्या था, वर्णन करें भाई। स्पीति रेजुलेशन 1873 में लाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ब्रिटिश सरकार का एक विशेष एक्ट था। इसके तहत लाहौल और स्पीति एक खास दर्जा दिया गया था। ब्रिटिश सरकार भारत के अन्य कानून यहाँ लागू नहीं होते थे। रेजुलेशन के अधीन प्रशासन के अधिकार नौनों को दिए गए थे, जिसमें मालगुजारी इकट्ठा करना और फौजदारी के छोटे छोटे मुकदमों का फैसला करना भी शामिल था। देखो ये जो धर्माधिकारी थे ना भाई नौनों, ये बौद्ध धर्माधिकारी थे नौनों। उसके ऊपर के मामले वह कमिश्नर के पास भेज देता था। उन दिनों लाहौल स्पीति का वृत्तांत कांगड़ा जिले के अंतर्गत कुल्लू तहसील में मिलता है। अगला प्रश्न है, शिव का अट्टहास नहीं हिम का आर्तनाद है, आशय स्पष्ट कीजिए। बहुधा पहाड़ के शिखरों पर जमी बर्फ के विषय में यही मान्यता है कि भगवान शिव के अट्टहास अर्थात तेज हंसी के कारण शिखरों का श्वेत तुषार जम जाता है। यह बात स्पीति में लागू नहीं होती है। उसे लेखक दूसरी दृष्टि से देखता है। उसकी मान्यता है कि स्पीति के लोग इतना कष्टदायक जीवन जी रहे हैं कि यहाँ आर्तनाद अर्थात दुख भरी चीख पुकार के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता। वही आर्तनाद हिम के रूप में जम गया है। अगला प्रश्न है, इसका उद्देश्य भाई, इस पाठ का उद्देश्य बताइए। तो कृष्णनाथ के यात्रा वृत्तांत स्थान विशेष से जुड़े होकर के भाषा, इतिहास, पुराण का संसार समेटे हुए है। पाठक उनके साथ सुखद यात्रा करने लगता है। वे लोग
जो इन स्थानों की यात्रा कर चुके हैं वे भी अगर कृष्णनाथ के यात्रा वृत्तांत को पढ़ेंगे तो उन्हें कुछ नया लगेगा। उन्हें महसूस होगा कि उनकी पुरानी यात्रा अधूरी थी और कृष्णनाथ के यात्रा वृत्तांत को पढ़कर वह पूरी हो गई। स्पीति में बारिश पाठ एक यात्रा वृत्तांत है। स्पीति हिमाचल के मध्य में स्थित है। यह स्थान अपनी भौगोलिक एवं प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थानों से भिन्न है। लेखक ने इस पाठ में स्पीति की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु तथा भूगोल का वर्णन किया है जो परस्पर एक दूसरे से संबंधित है। पाठ में दुर्गम क्षेत्र स्पीति में रहने वाले लोगों की कठिनाई भरे जीवन का भी वर्णन किया गया है। कुछ युवा पर्यटकों का पहुंचना स्पीति के पर्यावरण को बदल सकता है। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए उनका आना वहां बूंदों भरा एक सुखद संयोग बन सकता है। अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बाहरी हमलों से यहाँ के लोग अपनी सुरक्षा कैसे करते हैं? जब यहाँ पर बाहरी हमला होता है तो ये लोग अप्रीतिकार का तरीका अपनाते हैं। अपरीतिकार का तरीका अपनाते हैं। वे उससे संघर्ष नहीं करते। वे चांगमा का तना पकड़ करके एक दूसरे को पकड़ करके आंख मीच करके बैठ जाते हैं। जब आक्रमणकारियों संकट गुजर जाता है तो वे उठ करके वापस आ जाते हैं। तो विद्यार्थियों ये देखिए हमने इस लेसन के प्रश्न, इनको अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। अगले लेसन के साथ अगले नए वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत विद्यार्थियों।